ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये इंडिया का वो कास्ट सिस्टम है जिसकी शुरुआत तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम की तकसीम से हुई थी। लेकिन हजारों साल की सोशल एवोल्यूशन के बाद ये सिस्टम इतना रिजिड हो गया कि इसने पूरे इंडिया को अपनी लपेट में ले लिया। आज की वीडियो में डिकोड करेंगे इंडिया में मौजूद कास्ट सिस्टम को, जो दरअसल क्लास सिस्टम था। तारीख में कुछ सोशल सिस्टम्स ऐसे डेवलप हुए हैं जिनका मकसद सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज करना था। ये सिस्टम्स लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते थे ताकि सोसाइटी में रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। लेकिन मसला यहां से शुरू हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर बने हुए ये डिविजन्स वक्त के साथ इतने स्ट्रांग हो गए कि ना सिर्फ ये लोगों को ऑर्गेनाइज करने लगे बल्कि लोगों की आइडेंटिटी को भी डिफाइन करने लगे। इन सिस्टम्स ने सोसाइटीज को डिवाइड किया ताकि लोगों को एक पहचान दी जा सके, लेकिन वही पहचान बाद में रिजिड लेबल्स में कन्वर्ट हो गई। फिर ये डिवीजन सिर्फ सोशल कैटेगरीज नहीं रहे बल्कि स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स, कस्टम्स और बिलीव्स का हिस्सा बन गए। नतीजा ये निकला कि इंसान की जात, पैदाइश और सोशल ग्रुप उसकी मुकम्मल आइडेंटिटी बन गई। कास्ट सिस्टम भी ऐसा ही एक सिस्टम है, लेकिन इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, पहले ये समझ लेते हैं कि कास्ट होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में, जब किसी इंसान या ग्रुप को उसकी पैदाइश, जात, नस्ल, रीजन, रिलीजन या सोशल बैकग्राउंड की बेसिस पर एक फिक्स लेबल दे दिया जाता है तो उसे कास्ट या कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी कहा जा सकता है। लेकिन जब इस आइडेंटिटी की बेसिस पर लोगों को अनफेयरली ट्रीट किया जाए, उन्हें इंफीरियर समझा जाए, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की जाए, तो फिर ये आइडेंटिटी प्रेजुडिस में बदल जाती है। वक्त के साथ साथ ये आइडेंटिटीज जो कास्ट सिस्टम का हिस्सा होती हैं वो एक हायरार्की में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस हायरार्की में कुछ लोग ऊपर होते हैं और कुछ लोग नीचे। जो लोग ऊपर होते हैं सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को मिलती हैं, और जो नीचे डिवीजन के लोग होते हैं उनके साथ हमेशा नाइंसाफी यानी कि इनजस्टिस होता है। लिहाजा एक सिस्टम जिसको बनाया इसलिए गया था ताकि उसके जरिए सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जा सके, बिल आखिर सोसाइटी को डैमेज करना शुरू कर देता है। जब हम एंशिएंट इंडिया को एनालाइज करते हैं तो हमें एक ऐसी सिविलाइजेशन नजर आती है जो फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में दुनिया की एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी। लेकिन इसी सिविलाइजेशन के अंदर एक सोशल हायरार्की मॉडल डेवलप हुआ जिसने सोसाइटी को मजीद हजारों आइडेंटिटीज में डिवाइड कर दिया। हिंदू कास्ट सिस्टम को समझने वाली ज्यादातर स्टडीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन से स्टार्ट होती हैं, वर्ण और जाति यानी जात का डिफरेंस। एक तरफ कास्ट सिस्टम को वर्ण की फॉर्म में देखा जाता है जहां सोसाइटी को 4 बेसिक ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण्स जो रिलीजियस स्पेशलिस्ट थे, क्षत्रिय जो रूलर्स और वॉरियर्स थे, वैश्य जो फार्मर्स और मर्चेंट थे, और शूदर्स जो सर्वेंट्स और लेबर क्लास समझे जाते थे। ये कास्ट की वो थियोरेटिकल और आइडियोलॉजिकल फॉर्म थी जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से इनहेरिट हुई। दोस्तों, ये जो सारा वर्ण का सिस्टम है ये हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है धर्म, ये उस पे बेस्ड है। वर्ण के कॉन्टेक्स्ट में धर्म का मतलब है थ्योरी ऑफ द ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, जिसके अंदर हर ह्यूमन लाइफ का एक फिक्स पर्पस है, एक फिक्स मकसद है, एक फिक्स धर्म है। ये जो वर्ण सिस्टम है ना दोस्तों, ये दरअसल एक क्लास सिस्टम था जिसकी रूट्स हिंदू मिथोलॉजी में मिलती हैं। इस सिस्टम की फाउंडेशन एक फेमस मिथ से जोड़ी जाती है जो ऋग्वेद में मिलता है। इस मिथ के मुताबिक ये जो 4 वर्ण थे ये ओरिजिनेट हुए थे ब्रह्मा की बॉडी से। ब्राह्मण्स को क्रिएट किया गया था ब्रह्मा के मुंह से, क्षत्रिय को बाजू से, वैश्य को थाइज से और शूद्रस को पांव से। इस सिंबॉलिक इमेजरी का मकसद ये शो करना था कि सोसाइटी एक ह्यूमन बॉडी की तरह है जहां हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक रोल है और तमाम ग्रुप्स मिलकर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। लेकिन वर्ण सिस्टम सिर्फ सोसाइटी को डिवाइड ही नहीं करता था, ये हर इंसान को बताता था कि उसकी इंडिविजुअल ड्यूटी क्या होगी। इसी कॉन्सेप्ट को धर्म कहते हैं। भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा जब अर्जुन को गाइडेंस देते हैं तो वहां भी यही आइडिया स्ट्रांगली नजर आता है कि हर इंसान को अपना असाइन रोल फुलफिल करना चाहिए ताकि कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन रह सके। यानी क्षत्रिय का काम वॉर और प्रोटेक्शन था, जबकि ब्राह्मण्स का रोल था रिचुअल्स परफॉर्म करना और स्पिरिचुअल ऑर्डर को मेंटेन करना। वैश्य का काम था कारोबार करना या खेती करना, जबकि शूद्र का ताल्लुक वर्किंग क्लास से था। इसीलिए हिंदू वर्ण आइडियोलॉजी यूनिवर्सल मोरालिटी से ज्यादा रोल बेस्ड मोरालिटी पर फोकस करती थी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हर इंसान से एक्सपेक्टेड था कि वो अपनी असाइंड सोशल पोजीशन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। इन 4 वर्ण के नीचे भी एक और क्लास है जिनको आउटकास्ट या फिर दलित कहा जाता है। दलित का मतलब होता है द ओप्रेस्ड, यानी जिनके ऊपर जुल्म किया जाए। अगर सतही तौर पर देखा जाए तो ये सिस्टम एक हार्मोनियस सोशल मॉडल लगता है जिसमें हर वर्ण दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक उसी तरह जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर तमाम ऑर्गन्स एक दूसरे के लिए नेसेसरी होते हैं। इसीलिए जब हिंदू सोसाइटी के अंदर अक्सर कास्ट सिस्टम की बात आती है तो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि ये सिस्टम लोगों को सेग्रीगेट यानी अलग अलग करने के लिए नहीं बना था, बल्कि ये एक इंटरकनेक्टेड सोशल स्ट्रक्चर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस हायरार्की के अकॉर्डिंग ब्राह्मण्स को सोसाइटी का सबसे नोबल और स्पिरिचुअली सुपीरियर हिस्सा समझा गया, जबकि शूदर्स को नीच और कई केसेस में इम्प्योर समझा गया। ब्रह्मा के जिस्म से पैदा होने वाले ये जो 4 वर्ण थे, इनके पीछे फिलॉसफी तो जबरदस्त थी,
लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में ये सोसाइटी के अंदर अनइक्वल हायरार्की को जस्टिफाई भी कर रही थी। लेकिन कास्ट सिस्टम को सिर्फ वर्ण की फॉर्म में समझना इनकम्प्लीट है। दूसरी तरफ जाति यानी जात की फॉर्म में भी इसको समझना जरूरी है। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे जात पात ऊंच नीच छोटा बड़ा अमीर गरीब सब हमरे बनाए हुए भाई। अरे वो तो शुरू से ही चल रहा है हमारे यहाँ, जाति धर्म वर्ण व्यवस्था। और सुनो, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। जो सदियों से चली आ रही है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। दोस्तों, जब जाति की बात आती है तो कहानी 4 वर्ण तक लिमिटेड नहीं रहती। फिर लोगों की आइडेंटिटी हजारों ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ इंसान की आइडेंटिटी सिर्फ ब्रॉड रिलीजियस कैटेगरी से नहीं, बल्कि उसके स्पेसिफिक जाति, फैमिली बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशन और मैरिज सर्कल से डिफाइन होती है। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होते थे। वो अपनी स्पेसिफिक जाति के मेंबर होते थे और वही जाति उनकी डेली लाइफ को कंट्रोल करती थी। इस सिस्टम को अगर आप मजीद डिकोड करेंगे ना, तो आपको प्योरिटी और इम्प्योरिटी यानी कि पवित्रता और अपवित्रता के कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे। इस सिस्टम में ब्राह्मण्स को सबसे ज्यादा प्योर समझा गया, इसीलिए उनके रोल्स भी सिर्फ पूजा पाठ, मंदिरों की हिफाजत करना या रिलीजन से रिलेटेड सारे टास्क थे। यानी मोस्टली पंडित ब्राह्मण्स ही थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो प्योर थे। जबकि लोअर कास्ट और स्पेशली शूदर्स को स्पिरिचुअली लोअर पोजीशन पर रखा गया। इसी वजह से कुछ रिलीजियस रिचुअल्स और सेरेमनी सिर्फ ऊपर के वर्ण के लोगों को अलाउड थी। लेकिन दोस्तों, ये जो पवित्रता और अपवित्रता के आइडियाज हैं, ये सिर्फ मंदिर या पूजा पाठ तक लिमिटेड नहीं है। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी नजर आते हैं। अक्सर औकात लोगों के साथ ट्रीटमेंट उनकी जाति को देख के किया जाता है। इस सिस्टम में सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस बात यह थी कि जितना कोई ग्रुप हायरार्की में ऊपर होता था, उतना ही उसे अपनी प्योरिटी का लूज होने का डर ज्यादा होता था। ब्राह्मण्स क्योंकि सबसे पवित्र समझे जाते थे, इसलिए उनके लिए कंटामिनेशन का फियर भी सबसे ज्यादा था। अगर उनका कांटेक्ट किसी ऐसे इंसान से हो जाता जिसे सोसाइटी इम्प्योर समझती थी, या अगर वो किसी लोअर कास्ट के हाथ का बना हुआ खाना खा लेते, तो इसे रिचुअल पोल्यूशन समझा जा सकता था। इसीलिए खाना, पानी और फिजिकल टच कास्ट सिस्टम में बहुत ही सेंसिटिव चीजें बन गई। यहीं से कास्ट सिस्टम का एक और हार्श एस्पेक्ट सामने आता है। कुछ प्रोफेशंस को परमानेंटली इम्प्योर समझा जाने लगा। लेदर का काम करने वाले, डेड बॉडी से रिलेटेड काम करने वाले, सफाई का काम करने वाले या हेयर कटिंग जैसे काम करने वाले ग्रुप्स को सोशली नीचा समझा गया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सोसाइटी के लिए ये काम यूजलेस थे। इनफैक्ट सोसाइटी को इनकी जरूरत थी, लेकिन क्योंकि इनका रिलेशन बॉडी, डेथ, स्किन, हेयर या डर्ट से था, इसीलिए इन प्रोफेशंस को रिचुअल इम्प्योरिटी के साथ जोड़ दिया गया। और फिर जो लोग ये काम करते थे, यानी दलित्स, उनकी पूरी जाति पर इम्प्योरिटी का लेबल लग गया। इसका मतलब यह है कि कास्ट सिस्टम सिर्फ एक इकोनॉमिक या सोशल हायरार्की नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा सोशियो रिलीजियस फ्रेमवर्क था जो इंसान की पूरी जिंदगी को रेगुलेट करता था। आप क्या खाते हैं, किसके साथ खाते हैं, किसका पकाया हुआ खाते हैं, किसके साथ शादी करते हैं, किस प्रोफेशन को रिस्पेक्टेबल समझते हैं और किस प्रोफेशन को इम्प्योर समझते हैं, ये सब कास्ट सिस्टम ही डिफाइन करने लगा। लेकिन यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन समझना भी जरूरी है। ब्राह्मण्स कास्ट सिस्टम में टॉप पर थे, लेकिन सारे ब्राह्मण्स एक बराबर नहीं थे। जो ब्राह्मण्स पब्लिक टेंपल्स में रिचुअल्स परफॉर्म करते थे या फ्यूनरल रिचुअल्स करते थे, उनका स्टेटस कई दफा बाकी ब्राह्मण से नीचा समझा जाता था। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स और डेथ रिलेटेड रिचुअल से डील करना पड़ता था। यानी सिस्टम इतना सिंपल नहीं था कि ब्राह्मण हमेशा सेम लेवल पर है और बाकी सब उससे नीचे हैं। इस सिस्टम के अंदर भी इंटरनल हायरार्की, कॉन्ट्रडिक्शंस और प्योरिटी के डिफरेंट लेवल्स मौजूद थे। इसी तरह टेंपल्स के अंदर भी कास्ट हायरार्की आपको बहुत ही क्लियरली नजर आती है। कौन डेटी के कितना करीब खड़ा हो सकता है और कौन सेक्रेट स्पेस से दूर रखा जाएगा, ये सब कास्ट के हिसाब से डिसाइड होता था और आज भी होता है। टेंपल की सबसे सेक्रेट इनर स्पेस गर्भगृह होती है, जहां डेटी की मूर्ति या डिवाइन प्रेजेंस होती है। इसके बाद मंडप और सराउंडिंग स्पेसेस होती हैं। कास्ट हायरार्की यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह काम करती थी। जो कास्ट हायरार्की में ऊपर होता वो डिवाइन स्पेस के ज्यादा करीब जा सकता था, जो लोअर होता उसे सेक्रेट सेंटर से दूर रखा जाता था। कई हाई कास्ट टेंपल्स में तो शूदर्स और दलित्स को एंट्री की परमिशन भी नहीं होती थी। प्रसाद का इशू भी इसी हायरार्की को शो करता है। प्रसाद डेटी को ऑफर की गई चीज का सेक्रेड लेफ्ट ओवर होता है, जो डिवोटीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी आसान अल्फाज में भगवान को चढ़ाया गया खाना, जो अक्सर लड्डू या किसी भी तरह का खाना हो सकता है, वो लोगों में तकसीम किया जाता है, जिसे प्रसाद कहते हैं। लेकिन कई जगहों पर प्रसाद भी कास्ट ऑर्डर के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होता था। कभी ये सिर्फ हायर कास्ट के लिए रिजर्व होता था और कभी स्पेसिफिक ऑर्डर में दिया जाता था, पहले अपर कास्ट और फिर लोअर कास्ट को। अगर आप गांव यानी विलेजेस का रुख करें तो वहां पर कास्ट और रिलीजन का गठजोड़ और भी तगड़ा है। गांव में तो ज्योग्राफी भी कास्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड होती है। किस कास्ट का नेबरहुड कहां होगा, किस कास्ट का टेंपल कहां होगा और कौन किस रिलीजियस स्पेस से कनेक्टेड होगा, ये सब लोकल सोशल ऑर्डर का हिस्सा है।
अक्सर विलेज टेम्पल्स कास्ट स्पेसिफिक ही होते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर कास्ट का अपना टेम्पल, अपना लोकल प्रीस्ट, अपने डिवोटीज और अपने पेट्रन्स होते हैं। गांव का रिलीजियस मैप असल में कास्ट मैप से जुड़ा होता है। हर कास्ट स्पेसिफिक नेबरहुड की अपनी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, लेकिन कास्ट सिस्टम को सिर्फ रिलीजियस आइडियोलॉजी तक लिमिटेड रखना इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ रिचुअल्स का नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और सोशल डोमिनेशन का भी मसला था। कास्ट ये डिसाइड करती थी कि किस ग्रुप के पास जमीन होगी, किसे एजुकेशन मिलेगी, किसे रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशन तक एक्सेस होगा और सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में रहेगी। इसी वजह से जिन कम्युनिटीज को सेंचुरीज तक एजुकेशन, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज और सोशल रिस्पेक्ट से दूर रखा गया, उनकी पावर्टी नेचुरल नहीं थी बल्कि हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन का रिजल्ट थी। इसीलिए मॉडर्न स्कॉलर्स कास्ट सिस्टम को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तौर पर देखते हैं, जहां कुछ कास्ट लैंड, नेटवर्क्स, पॉलिटिकल एक्सेस और इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी हासिल कर लेती हैं, जबकि दूसरे ग्रुप्स डिपेंडेंसी, ह्यूमिलिएशन और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। कॉलोनियल पीरियड ने भी सेंसस, रिकॉर्ड्स और लीगल कैटेगरीज के जरिए कास्ट आइडेंटिटीज को और रिजिड कर दिया। इंडिपेंडेंस के बाद भी मॉडर्न एजुकेशन, सिटीज और ग्लोबलाइजेशन इस सिस्टम को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सके। कास्ट ने अपनी फॉर्म चेंज की और मैरिज नेटवर्क्स, बिजनेस ट्रस्ट, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सोशल डोमिनेंस, जॉब्स और इनर सर्कल्स के थ्रू ऑपरेट करती रही। रिजर्वेशन सिस्टम ने ऑप्रेस्ड ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, लेकिन साथ ही कास्ट को लीगल और पॉलिटिकल कैटेगरी के तौर पर जिंदा भी रखा। इसीलिए कास्ट सिर्फ रिलीजियस फिलॉसफी नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और स्टेटस का गेम भी है। इस कास्ट बेस्ड हायरार्की के खिलाफ वक्त के साथ बहुत से लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। हिंदुइज्म के अंदर ही इसकी रूट्स पुरानी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में मिलती हैं। 6th सेंचुरी बीसी में ही बुद्धा और महावीरा जैसे लोगों ने इस क्लास सिस्टम को अपोज करना शुरू किया। बुद्धा ने कहा था कि नॉट बाय बर्थ इज वन एन आउटकास्ट, नॉट बाय बर्थ इज वन अ ब्राह्मण, बाय डीड वन बिकम्स एन आउटकास्ट, बाय डीड वन बिकम्स अ ब्राह्मण। क्या ही खूबसूरत बात बुद्धा ने कही कि आपका ताल्लुक किस कास्ट से है, किस क्लास से है, इसका कनेक्शन आपकी बर्थ से नहीं है बल्कि आपके डीड से है, आपके एक्शन से है। 5वीं सदी से भक्ति ट्रेडिशंस उभरना शुरू हुई, जिन्होंने ब्राह्मण्स के रिचुअल कंट्रोल और कास्ट बेस्ड स्पिरिचुअल मोनोपोली को चैलेंज किया। भक्ति सेंट्स का कहना था कि खुदा तक पहुंचने के लिए किसी ब्राह्मण प्रीस्ट, कॉम्प्लेक्स रिचुअल या अपर कास्ट स्टेटस की जरूरत नहीं। हर इंसान, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, अपनी डिवोशन और डायरेक्ट लव के थ्रू डिवाइन कनेक्शन हासिल कर सकता है। बाद में 19th सेंचुरी में आर्य समाज जैसी मूवमेंट्स ने भी कास्ट फ्री हिंदुइज्म और सोशल रिफॉर्म्स की बात की, जबकि मॉडर्न गुरु लेड मूवमेंट्स ने इंडिविजुअल डिवोशन को कास्ट बाउंड रिचुअलिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और उसकी अवेयरनेस भी दी। कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज सिर्फ ऑप्रेस कास्ट से नहीं बल्कि हिंदुइज्म के अंदर बहुत से रिफॉर्मर्स ने उठाई, लेकिन इसकी जड़ें इतनी डीप है सोसाइटी के अंदर कि आज भी इंडियन सोसाइटी इससे जूझ रही है। कास्ट सिस्टम की हिस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब इंडियंस ने इंडिया के बाहर जाना शुरू किया। यहाँ कास्ट सिस्टम का एक नया टेस्ट शुरू हुआ कि अगर हिंदुइज्म अपनी इंडियन होमलैंड से बाहर चला जाए, जहां ना वो विलेजेस हैं, ना वही टेम्पल्स हैं, ना वही कास्ट बेस्ड नेबरहुड्स हैं, तो क्या कास्ट फिर भी जिंदा रहेगी? 19वीं सदी के आखिर में बंगाल में ये डिबेट बहुत स्ट्रांग थी कि अगर हाई कास्ट हिंदू समंदर क्रॉस करके यूरोप या दूसरे लैंड्स में स्टडी, वर्क या मिलिट्री सर्विस के लिए जाते हैं तो क्या वो अपनी कास्ट प्योरिटी लूज कर देंगे? इस ओशन क्रॉसिंग को काला पानी कहा जाता था और कई लोगों के नजदीक इंडिया की सेक्रेट टेरिटरी यानी धर्म भूमि छोड़ना कास्ट रूल्स के लिए डेंजरस था। इसी तरह 19th सेंचुरी में बहुत से इंडियन लेबरर्स कैरेबियन, इंडियन ओशन और पैसिफिक शुगर कॉलोनीज में भेजे गए। इनमें ज्यादातर लोअर कास्ट वर्कर्स थे और उनके लिए कास्ट सिस्टम को मेंटेन करना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि शिप जर्नी के दौरान लोगों को कास्ट बाउंड्रीज के बगैर साथ रहना, खाना और सफर करना पड़ता था। इसीलिए डायस्पोरा में कास्ट सिस्टम अपनी पुरानी फॉर्म से काफी कमजोर हो गया, लेकिन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। हमें लगता है कि ये कास्ट सिस्टम सिर्फ इंडिया और हिंदुइज्म तक ही महदूद है। इसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस मुस्लिम सोसाइटीज में भी पाई जाती है, जहां पे दर्जनों किस्म के फिरके हैं, कम्युनलिज्म है और जात पात के मसले हैं। कभी राजपूत जट से भिड़ता है, जट शेख से और शेख अराइन से। इसी तरह सुन्नी शिया को काफिर कहते हैं और शिया सुन्नियों के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक हम लोग अपने इनहेरिटेड बिलीफ सिस्टम और स्ट्रक्चर पर चलते रहेंगे ना, तब तक ये कास्ट और क्रीड के मसले हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपनी इंडिविजुअलिटी को डिस्कवर करें। डोंट फॉल अंडर द प्रेशर ऑफ सोसाइटल वैल्यूज, क्योंकि ये वैल्यूज आपको एक मीडियोकर शख्स बनाती हैं। इसीलिए मैं एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट हूं और मुझे एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी बेहद पसंद है, क्योंकि ये इंसान को भरपूर कंट्रोल देती है अपनी जिंदगी के ऊपर। You have the independence to define your essence in life. And remember, like the great Nietzsche said, no price is too high to pay for the privilege of owning yourself. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा and do share it with your friends and family. Until next time, goodbye.